शुरू खातुम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। बचपन से हम तमाम लोग ये सुनते रहे हैं कि जब तक लालची जिंदा रहेंगे नौसरबाज और ठग भूखे नहीं मर सकते, उनके लिए उनकी हरामखोरी का बंदोबस्त होता ही रहेगा। आज के प्रोग्राम में जो वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये अपनी नौइयत का एक अनोखा वाकया है। ये सियासतदानों के साथ ठगी नहीं है, बल्कि सियासी पॉलिटिकल एलीट से होते हुए ब्यूरोक्रेसी तक और ब्यूरोक्रेसी से होते हुए हर ताकतवर को छूते हुए ये दिहाड़ी लगती है आम आदमी को। नौसरबाज माफिया अपने आप को मेयो हॉस्पिटल का डॉक्टर जाहिर करता है और उसके बाद नाम बदलकर सियासतदानों को कॉल करता है। बड़े बड़े नामी गिरामी तगड़े जो समझते हैं कि मैं नजर चुक के वेख लवाते तो 100 हो जाएगी हर शय, भाईजन वो मामू बनते रहे। अब करते क्या थे ये नौसरबाज ठग साहब कि ये सियासतदानों को और पॉलिटिकल एलीट को कॉल करते थे, खास तौर पर जीतने वालों को और उनसे भी ज्यादा हारने वालों को। क्यों? क्योंकि लोग उनसे अपने काम कहते रहते हैं। तो ये कॉल करके कहते थे, साहब मैं थोड़ा दिल तो बड़ी इज्जत करना, एक दो पोस्टा आ गई ने मेरे कोल ने, अगर कोई बंदा होए तो भेज दे आज। तो फिर जरूरतमंद पहुंच गया, दिहाड़ी का काम सीधा हो गया। अब वाकया क्या है, मुतासरीन से भी मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये अपनी नौइयत का अनोखा ठगी प्रोग्राम जो है वो लाहौर में चलता रहा है और दूसरे अजला से लोग आकर यहाँ पर चूना लगवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट। अच्छा जी, ये जो नौसरबाज साहब हैं सैयद नवीद शाह, ये भाई साहब ठगी क्या लगाते थे कि नौकरी के लिए मेडिकल जो करवाना है उसके पैसे और मोबाइल फोन। अब जो सियासतदान है, को पीर भाई हैं, को पीर साहब ने, कोई ब्यूरोक्रेट है, वो सारे अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे देते थे कि भाई अल्लाह गलती होगी माफ कर दे। पता नहीं कौन है जी, लोग परसू ही नहीं करते थे। परसू ना करते करते हुए इस बदबख्त पर 31 मुकदमा है। ये मेरे साथ जो साहब बैठे हुए इन्होंने भी चूना लगवाया है। ये साहब जो बैठे हुए इनके हाथ से बल्कि इनकी जेब से इनके पैसे निकाल लिए गए हैं। और हमारे साथ कदीर भाई मौजूद हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं? वैसे पहले से बेहतर हो गए हैं जी। क्या हुआ है भाई, कैसे इस जंगल में फंसे हो और क्या क्या लुटवाया है जी? हुआ क्या था असल में सर? वो ना उनकी मुझे कॉल आई, ठीक है। पहले मैं ये अहमद साहब की ना, डॉक्टर वो बताते, हाँ जी, वो गंगाराम में जो मेयो हॉस्पिटल में वो कहते हैं मैं MS लगा हुआ हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, उनकी गंगाराम अस्पताल, हाँ जी, या मेयो अस्पताल? हाँ जी, गंगाराम अस्पताल में लगा हुआ है ना वो। अच्छा जी, हाँ जी, अपने आप को मेयो, हाँ जी, मेयो साबित करता है, कहता है मेयो बरादरी से हाँ उसका ताल्लुक है। हाँ गंगाराम अस्पताल में MS है। अच्छा जी, आगे चलें। तो इस तरह वो करता था कि मतलब कि जिस तरह वो फेसबुक उसने ओपन कर ली किसी का, उसके साथ जो भी फ्रेंड ऐड है उसने 1-2 दिन उसका चेक करना है, कौन कौन से उसको बात बता देना, यार आप हम उस मीटिंग में मिले थे, वहाँ ये हुआ था, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, फलां। वैकेंसी किस चीज़ की बताई? वैकेंसी उन्होंने क्लर्क की बताई थी कि BS 14 स्केल, 14 स्केल में हाँ जी क्लर्क की जॉब है। हाँ जी, आप वहाँ पर चले गए? जी, मैं यहाँ से रात को 2 बजे निकल पड़ा विहाड़ी से। अच्छा। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे मतलब कि यहाँ अनारकली स्टेशन पे पहुँच गया। उसके बाद गंगाराम गए? नहीं, गंगाराम ने वहाँ से फिर वो उन्होंने कॉल की मुझे भी, हाँ भी कहाँ पे आ गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अनारकली स्टेशन आ गया हूँ, तो आगे कहाँ पे आना है, गंगाराम आना है या कहाँ? तो वो फिर वो अनारकली स्टेशन से तो वो कहते हैं आप यहाँ पे आ जाए, मैं वो ऑरेंज ट्रेन लेके तो मैं आगे से आपको रिसीव कर लूँगा। तो ये अनारकली के गेट के बाद, अच्छा मेट्रो स्टेशन के बाहर। अच्छा जी, मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ से उन्होंने मुझे रिसीव किया। तो मैंने कहा हाँ खुद आए हैं, थोड़ा प्रोटोकॉल लगाया है ना। हाँ MS आया हुआ है, हाँ नौकरी भी लेनी है तो MS आया भी खड़ा है जी जी। गाड़ी से आप आए हैं तो स्वैग चल रहा है पूरा। हाँ, तो वो आए हैं, फिर मुझे लेके वहाँ गए हैं। तो मैंने कहा हमने तो गंगाराम हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वैकेंसी वहाँ है। नहीं, यहाँ पे ना असल में वहाँ तो वैकेंसी है ना, तो यहाँ पे मेरी मिसेज लगी हुई है नवाज शरीफ हॉस्पिटल में। अच्छा जी। हाँ, तो आपका सबसे पहले मेडिकल होना है, वहाँ पे मेडिकल होगा तो कोई इशू होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, या मेरी मिसेज ने मेडिकल करना है
तो कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं बनेगा। गया नवाज शरीफ हाँ जी, पर? तो हम नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गए हैं, तो उन्होंने मुझसे वो कहते हैं अपना आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह दें, पासपोर्ट साइज तस्वीर दें। मैंने उन्हें वो दी हैं। तो अच्छा, मैं मुझे कहते हैं इन्हें स्टेपलर करें, तो मैं आपका ना वो फीस के पैसे दे मैं आपका वो पे कराता हूँ। किसी डॉक्टर को मिले आप? हाँ जी, किसी डॉक्टर से मिलवाया आप? उन्होंने किसी से नहीं मुझे मिलवाया, किसी बीबी से, किसी बंदे से नहीं मिलवाया, कोई टेस्ट खून का सैंपल भी लिया? कोई चीज़ नहीं। तो मेडिकल का दौर है सर वही ना, वो कह रहा है ये फीस हम पे कर दे तो आपको बुलाते हैं लाइन वाइज, अच्छा। तरतीब वाइज वो आपको बुलाते हैं फिर उस हिसाब से, क्योंकि और भी हो रहा है वहाँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैं वहाँ बैठ गया हूँ टेबल पे, वो मैं अपने पिक्चर वगैरह बाइंड कर रहा था। मैंने कहा इन्हें वो फाइल देनी है, तो इस वजह से। अच्छा, वो मुझे कहता है यार ये हो गया आपका, ठीक है, तो अब आपको बुलवाएंगे, तो ये मुझे ना जो आपने पैसे दे दिए? हाँ जी, पैसे मैंने उन्हें दे दिए। कितने? मैंने 10,000 रुपये दिए। अच्छा जी। तो वो मैंने दे दिया। उसके बाद वो कहता है यार ये ना आपके अकाउंट, उन्होंने मुझे ना एक मैसेज सेंड किया हुआ था जिसपे वो स्कैन होना था मेडिकल का, वो प्रॉपर वो जो एक QR कोड नंबर होता है। तो मैंने वो किसी मोबाइल नंबर से आया हुआ? हाँ जी, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया हुआ था मेरे नंबर पे। तो उन्होंने कहा ये आपका ना QR कोड वहाँ स्कैन होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो साबन दे उत्ते आने वाला QR कोड चेक के ਤੁਹਾਨੂੰ भेजता ओ तो सर देखो अल्लाह जानता है, तो है नहीं ना। जी जी। तो उन्होंने मुझे वो QR कोड दिया। उसके बाद एक दो वहाँ नर्सिस लगा लें या वैसे कोई जिस तरह गुजरता होता है ऐसे हेलो हाय की, उन्होंने सलाम नहीं लिया, मतलब कि जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो ये उन्होंने, उसके बाद मैंने देखा है तो ये वहाँ से गायब हो गया। मैं आपको नहीं लगा अभी तक कि एक बंदा MS है गंगाराम अस्पताल का और वो डर रहा है कि मेडिकल हो तो फेल हो जाएगा? हाँ जी। तो जिथे मेरी बीवी मुलाजमत कर दी है तो MS नहीं है। हाँ जी, वो टेस्ट क्लियर करा दें जी। असल में वो चीज़ें उसने यहाँ आके बताई थी, और वो लेटर देने के बाद उसने मुझे प्रॉपर वो लेटर दिया, उसमें जेली स्टम्पें लगी हुई थी, ओवरऑल A to Z मेरा नाम मेंशन, शनाख्ती कार्ड नंबर A to Z वो मेंशन हुआ था। आप चेक करें कि एक बच्चा, उसके भाई को राब्ता किया जाता है क्योंकि भाई इलेक्शन सिलेक्शन लड़ता था तो इलेक्शन गया सी हार। अब जब इलेक्शन हार गए तो जिन्होंने वोट दिए उन्होंने तो काम कहना है, तू इलेक्शन जितने हारे काम तो मेरा भरा तेन कहना है, तो कराना भी है। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, उसने कहा कि अपने भाई को लगवा। भाई आया, भाई नू अगे काम पै गया। आगे जो बंदा मौजूद था वो प्रॉपर नौसरबाज था। आपके सामने एक और वाकया भी रख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। लाहौर में होने वाली एक तारीखी नौसरबाजी का जिक्र कर रहे हैं जिसमें सियासतदानों के रास्ते से होकर एक बंदा लूटता रहा है और वो सियासतदानों को फोन करके कहता है कि पाइन नौकरी आई हुई जो बंदा लवाना तो दसो। वो कहता है भाई जी तुसी कौन? कहता भाई जी मैं फलां, मैं गंगाराम अस्पताल दा MS, तुहाडे नाल मुलाकात हुई सी ओ फलाने फंक्शन थे। अब लोग लोगों से मिलते रहते हैं, जो जहां पर धोखा खा गया दुर्घटना घट गई और फिर उसके बाद चुरा कर क्या भाग रहे हैं जनाब? मेडिकल की फीस और मोबाइल फोन, दैट्स इट। न जाने कितने लोग लूटे जा चुके हैं। 31 तो पर्चे मौजूद हैं और इससे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत ही नहीं की है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये भाई साहब को तो अल्लाह आसानी करे, आपके साथ क्या हुआ? सर मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया है। रहने वाले कहाँ से? मैं लाहौर धर्मपुरा से हूँ। लाहौर धर्मपुरा? जी जी। तो धर्मपुरे लाहौर में रहने वाला शख्स जो है, क्या उसके लिए मुश्किल था कि वो MS गंगाराम को जाके मिलने के भाई जी आप ही हैं कि कोई और है? नहीं सर, उसने मुझे MS का नहीं बताया था, उसने मुझे कहा था मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ। अच्छा, MS इनको बताया? जी जी। आप कैसे फंसे, कैसे थे? यहाँ से बताया। मेरे बुजुर्गों के पास आया ये बंदा। बुजुर्गों, वालिद साहब के पास? नहीं, वो उधर फैसलाबाद पीर साहब थे। पीर साहब के पास? हाँ जी, उनके पास ये बंदा गया है। इसने जाके उनको बोला कि मेरे पास वैकेंसी है, तो अगर आपके पास कोई बंदा है तो मैं ये आपने बताना है। हाँ जी, उधर गया है ये बंदा। तो उन्होंने फिर मेरा कहा कि आप इसका नंबर ले लो, इस बंदे से रब्ता करो आप। मैंने इसको कॉल किया, इसने मुझे अपना सारा वो बताया कि मैं डॉक्टर हूँ इधर गंगाराम हॉस्पिटल में, आप मुझे अपना डाटा वगैरह सेंड करो। किस चीज़ का डॉक्टर बताया? इसने कहा था मैं वो, बस ये नहीं बताया किस चीज़ का। हाँ अच्छा, डॉक्टर हूँ। अच्छा हाँ जी। हम आगे पूछने की तौफीक भी हमें नहीं ना होती। चलें बहरहाल माज़ी चाहते। तो मैंने इसको अपना डाटा वगैरह सेंड किया। इसने 2 दिन बाद मुझे लेटर दिया। किस ग्रेड की नौकरी दे रहा था? यही इसने मुझे कहा था क्लर्क की। हाँ, क्लर्क की नौकरी। यही बिल्कुल। इसने मुझे लेटर इसने सेंड कर दिया, बिल्कुल सही।
मैंने जो अपने दोस्तों को चेक भी करवाया जो मतलब कुछ इसके बारे में जानते थे। साहब ने क्या सही? हाँ, उसने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। उसने कहा कोई पैसे वगैरह तो नहीं दिए? मैंने कहा उसने पैसे की कोई डिमांड नहीं किया था, फिर ओके है, फिर कोई मसला नहीं है। जब पैसे दिए नहीं, कहानी फंस रही थी ना। जी जी बिल्कुल। तो इसने रात का टाइम हुआ कोई 8 बजे, इसका मुझे कॉल आई, कहता है कि आपने ना। इसने आपको नाम क्या बताया था? इसने मुझे फैसल नाम बताया था अपना। नवीद नाम है? नवीद। हाँ जी, इसका नाम अब पता चला कि नवीद है। फैसल नाम? हाँ फैसल, इसने डॉक्टर फैसल गंगा राम हॉस्पिटल में। इसकी रात को 8 बजे कॉल आती है मुझे, 8-9 बजे के करीब के, आपकी ना मेडिकल फ़ीस लगनी है बेटा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई मसला नहीं। कितनी फ़ीस? उसने कहा 20,000 रुपया लगेगा, और वो भी 20,000 आपको पहली सैलरी के साथ वापस मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। वो उस टाइम लाख रुपए मांगना तो देनी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, सरकारी मुलाजमत बिल्कुल बिल्कुल चस्का ही हो रहा है। जी जी ऐसे ही। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। इसने कहा आपने ना सुबह 8 बजे आ जाना। अच्छा जी। हम जाके वहाँ पर सबसे पहले आपका लेटर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, तो आप उसके अगले दिन आप ऑन ड्यूटी हो जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बड़ा हैप्पी। आपने सोचा कि ये कोई प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी अस्पताल तो है कोई नहीं ना? हाँ जी। हाँ, जहाँ पे मर्जी से बंदा कह रहे सवेरे आ जाए। मैं सुबह 8 बजे उसकी जगह पे पहुंच गया, गंगा राम हॉस्पिटल। ड्यूटी करना है? हाँ नहीं नहीं, वो लेटर लेने इसके साथ। अच्छा जी। इसको मैंने कॉल किया वहाँ पे जाके, मैंने कहा सर किधर हैं आप? कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं आपका लेटर लेके ही आ रहा हूँ। मैंने कहा आपने तो कहा था हम दोनों ने इकट्ठे जाना है वहाँ पर लेटर लेने, आप अकेले ले हैं? कहते हैं हाँ, वो फिर बंद हो जाता है दफ्तर। डेटा पहले भेजा? हाँ। अच्छा जी। मैं उसके पास वो आ गया 10-15 मिनट में। कह रहा है दफ्तर बंद हो जाता। हाँ जी। अच्छा जी। 10-15 मिनट में वो मेरे पास आ गया उधर। तो मुझे कहता है कि अब मेडिकल होना है बेटा आपका। आपकी मुलाकात गंगाराम के अंदर हुई थी? नहीं, बाहर पेट्रोल पंप के ऊपर। ठीक है। तो मुझे कहता है जी आपका मेडिकल होना है। मैंने कहा ठीक है सर, करवा लेते हैं। कहते बेटा ये देख लेना, मेरी उनके साथ ना बुज़ुर्गों के साथ बड़ा टाइम गुजरा है। अच्छा। ठीक है, मेरा उनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है, तो आप यहाँ से अगर करवाते हो ना तो यहाँ। बुजुर्गों का नाम क्या है? उस्मान। पूरा नाम क्या है? उस्मान साहब। उस्मान साहब, पीर उस्मान हाँ, साहब? पीर उस्मान साहब। अच्छा। तो इसने मुझे कहा कि जी इधर कोई आपकी कोई मसला आ गया ना मेडिकल में, तो मेरी बड़ी बेइज्जती होएगी बुज़ुर्गों के आगे। अच्छा जी। हाँ, तो आपका जॉब का मसला बन जाएगा। मैंने कहा फिर अब क्या करें? कहता है यहाँ से चलते हैं हम नवाज शरीफ अस्पताल। यानी नवाज शरीफ अस्पताल में उसकी कोई गिटी सेट हुई थी? नहीं, वो कह रहा था मेरी वहाँ पर मिसेज लगी हुई है। आपको भी यही कहा? हाँ जी, हाँ, इस भाई को भी यही बताया। तो वहाँ पर अगर आपका कोई प्रॉब्लम आती भी है ना तो वो क्लियर हो जाएगी, कोई मसला नहीं आपका। मैंने कहा सर इससे अच्छी कौन सी बात है, वहाँ चले जाते हैं। हम 9 बजे के करीब या 9:30 बजे हम इधर आ गए नवाज शरीफ हॉस्पिटल। आगे उसने मुझे मेडिकल के सामने बिठा दिया जहाँ पर वो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। अच्छा। उसने मुझे कहा बेटा, हाँ लैब के सामने ना, मेडिकल लैब जो थी, उसने कहा बेटा अभी आपको अंदर से आवाज़ देंगे अमजद साहब कोई, तो आपने ना वहाँ पर टेस्ट करवाना है अपना। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा बाइट चक्कर लगा के आया, कहता है जी वो फ़ीस दे दो बेटा मुझे। मैंने पैसे निकाले हैं, 20,000 रुपया मैंने दिया है। मैंने कहा सर यहाँ पर तो आपकी मिसेस लगी हुई है, कोई कमी पेशी हो जाएगी कि नहीं? कहता है बेफिक्र हो, जो होगा मैं करूँगा। मैंने उसको 20 पैसे जेब में डाल के लगाए हुए थे, सही बताओ? मेरे पास से कोई 20-21 हज़ार रुपये ही था बस। यानी आप कहते थे कि सरकारी नौकरी थी, आज मैं लेके ही आया। हाँ जी। अच्छा। वो मैंने उसको 20,000 रुपया दिया। करो भी तो रोक गया। हाँ जी, 20,000 रुपया दिया। थोड़ा सा चक्कर लगा के वापस आया, कहता है बेटा वो अपना ना मोबाइल दिखाओ, वो आपको कोड आया हुआ है, तो मेरी थोड़ी नज़र कमज़ोर है, आप ना जूम करके मुझे दिखा दो। तो मैंने वो आपकी फ़ीस जमा करवा के मैं अभी आ ही रहा हूँ। और कोड आया हुआ था? हाँ जी, कोड इसने खुद ही सेंड किया हुआ था कोई। तो मैं वहाँ पर अब बैठा हूँ, मैंने उसको मोबाइल दे दिया। अब 2 से 3 आपने उससे नहीं कहा कि भाई आपने मुझे अपने मोबाइल से सेंड किया? बस ना वो जैसे ही निकला ना, 2 से 3 मिनट के दौरान ही मुझे ख्याल आया कि यार मैसेज इस बंदे ने खुद सेंड किया और मोबाइल मुझसे मांग रहा है, हालांकि इसके मोबाइल में होना चाहिए मैसेज। तो मैं वहाँ से उठा हूँ, सबसे पहले मैं अंदर जाके पूछा अमजद साहब का, जिसने मुझे कहा था कि जी अमजद साहब आपको भी आवाज़ देंगे, मेरी बात हुई भी है इनसे। ठीक है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो कोई अमजद है ही नहीं। तो मैं उसी टाइम फिर ऊपर गया हूँ। 2 से 3 मिनट के दौरान ही ये मुझे ना अकल आ गई कि यार ये कुछ गलत हो रहा है। मैं ऊपर गया हूँ जहाँ पर फ़ीस जमा होती है मेडिकल की, वहाँ जाके पूछा, लेटर मेरे हाथ में है,
तो वहाँ पर एक हाँ लेडीज़ बैठी हुई थी। मैंने कहा जी मेरी फ़ीस जमा हुई है कोई अमीर हमज़ा के नाम से। उसने कहा आपकी कौन सी फ़ीस है? मेरे हाथ में लेटर था। उसने कहा ये क्या पकड़ा हुआ है? मैंने कहा ये मेरी जॉब का लेटर है, ये देखें ज़रा। उसने कहा ये लेटर आ गया अली मेडिकल होया नहीं। हाँ जी। तो मैंने कहा ये देखें। कहती ये उस बंदे को आप पकड़ें जाके, ये पहले भी यहाँ पर बहुत दफ़ा हो चुका है ऐसी वारदात। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि जी वो बुजुर्गों का बहुत ख़ास बंदा है, को मैं गलत हरकत ना कर बैठूं। मैं फिर फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा 10-15 मिनट वेट कर लो, हो सकता है अपनी वाइफ के पास चला गया हो। लो जी 10-15 मिनट गुजरे, मैं बाहर आया। मैंने एक बंदे को कहा सर मुझे कॉल करवा दें। मैंने अपने नंबर पे कॉल की। हो गया मेरा तो मोबाइल भी ले गया, पैसे भी ले गया। अच्छा। हाँ मैंने एक बंदे से को कहा जी मुझे कॉल करवाई, मेरा मोबाइल बंद। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना लंबा चक्कर काट के क्यों आया भाई? उतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से लूटने की कोशिश किया। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में ये बात कही थी कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज भूखा नहीं मर सकता। उसके घर नौसरबाजी चल कर आती है, उसको सिर्फ उसको इनिशिएट करने की जरूरत होती है। आज जो वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ इसमें मुख्तलिफ सियासतदानों को पहले घेरा गया है और उनको टूल बनाते हुए आगे आम शहरियों को लूटा गया। सियासतदान के लिए सबसे बड़ी उसकी कमजोरी ये होती है कि जिसने आपको वोट दिया हुआ है या जो आपके लिए खड़ा हुआ है उसकी जरूरत के वक्त आप उसके साथ खड़े हैं और उसकी जरूरत अमूमी तौर पर नौकरी होती है। अभी मेरे साथ एक खातून मौजूद है, ये बजाते खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी अदा करती रही है, कैप्टन रही हैं जी आप। और यानी इनके नीचे मल्टीपल लोग रहे, यानी वो इतना नफीस कारीगर आदमी था कि उसने मौसूफा को भी लूट लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेहतर महसूस कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने पैसे लुटवाए हैं ईमानदारी से? मेरे तकरीबन 26,000 थे और साथ 12 प्रो मैक्स था। आप कैसे इनके थे चढ़ गई? पढ़ी लिखी खातून, सियासी शऊर भी पूरा, वालदा भी मेरे ख्याल से कोई इलेक्शन लड़ती रही हैं, आप इनके थे ना चढ़? बेसिकली मेरे साथ एक लड़का काम करता रहे हमारे एरिया का, टाइगर फोर्स में। जी बिल्कुल, वो भी कैप्टन ही रहे हैं मेरे साथ, मेरे भाइयों की तरह हैं। हमारा फैमिली रिलेशन है उनके साथ बहुत अच्छे हैं और लाइक हमारी फैमिली ही हैं वो। हमारे एरिया की काफ़ी जो है वो उभरती हुई शख्सियत है। उसने मुझे ये पता नहीं है कि इरफान शाह ने उसका नंबर कैसे लिया है। उसको पहले कॉल की कि मेरे पास इस तरह की जॉब्स हैं और मैं जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट में सीनियर। इरफान शाह इसने आपको नाम बताया? हाँ जी इरफान शाह इसने। लेकिन इसका नाम इरफान शाह नहीं है? जी बिल्कुल, इसका नाम जो है वो नवीद अहमद है। नवीद अहमद शाह, अच्छा जी। इसके अलावा इसने फिर ऐसे किया कि उसको कॉल की, उसने मुझे आगे से कॉल की कि डॉक्टर साहबा जो है ये जॉब्स आई हुई हैं। तो बेसिकली हमारा काम वाला है, उसने मुझे काफ़ी देर से कहा हुआ था कि मैं माजूर हूँ और मेरे लिए कोई ना काम तलाश कर दें। तो मैंने इसके लिए इरफान शाह को फ़ोन किया और उससे पूछा तो उसने मुझे कहा कि आप सुबह हॉस्पिटल आ जाइएगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन रसीद वगैरह लेके। उसने मुझे कुछ मैसेजेस किए हुए थे जो कि मेरे फ़ोन में थे और 12 बजे उसने रात को मुझे सेंड किए थे। तो सुबह तक तो मैं उसकी कॉपी नहीं करवा सकती थी, लेकिन सुबह उसने मुझे कहा कि आप, मैंने कहा मेरे फ़ोन में है, तो उसने कहा अपना फ़ोन दें। तो जैसे ही मैंने उसे फ़ोन दिया 24 घंटे से पहले आप उसके पास पहुँच गई? जी बिल्कुल नहीं, अगले दिन पहुँची। एक दिन बात हुई उससे अगले दिन, आज जैसे 5 बजे बात होना शुरू हुई दोपहर में, ठीक है, तो उससे अगले दिन उसने शाम तक उसने मुझे सारा जो है वो हुकूमत पंजाब का लेटर भी इशू कर दिया। अली जान खान जो है वो सिग्नेचर नहीं कर रहे, वो कर लेते हैं। सेक्रेटरी सेहत की बात, सेक्रेटरी सेहत की बात कर रही हूँ मैं, कि उनके उसने सिग्नेचर करवाए। इसके अलावा जो है वो MS थे गंगाराम अस्पताल के, उनके सिग्नेचर थे। आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ इस पूरे टाइम में कि ये जो इतनी तंत्रियां लगा रहे हैं और इतना तेज, क्योंकि आप तो खुद पॉलिटिकल सिस्टम में रही हैं? जी जी बिल्कुल। ये 24 घंटे पूरे होने से पहले पंजाब गवर्नमेंट का लेटर भी निकलवा देता है, सेक्रेटरी सेहत इसके वालिद का मुलाजिम भी नहीं है, जी जी, और वो सिग्नेचर भी कर देता है। ये चल क्या रहा है? और मजबूरी बस मुझे नहीं, बस इसमें ये कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब इसमें मेरी अपनी मिस्टेक है, मैं बिल्कुल भी किसी और को नहीं कहूँगी। लेकिन जाहिर बात है वो तो नौसरबाज है, उसने तो की, लेकिन मैंने इस चीज़ को समझने में काफ़ी देर कर दी और मुझे खुद समझना चाहिए था इस चीज़ का कि ये। आपको इसने कहाँ बुलाया? इसने मुझे नवाज शरीफ हॉस्पिटल में बुलाया। आपको इसने बताया था कि मैं तो हूँ मैं हॉस्पिटल में?
नहीं, इसने मुझे जो ट्रैप किया है वो गंगाराम हॉस्पिटल के रेफरेंस, गंगाराम के, उसका लेटर भी है मेरे पास, ठीक है, जॉब लेटर। और फिर आपको ये समझ नहीं आई कि ये गंगाराम में खुद एम्प्लॉय और मुझे बुला रहे हैं नवाज शरीफ हॉस्पिटल? बेसिकली इसने मुझे कहा था कि जितने भी टेस्ट होते हैं मेडिकल टेस्ट, वहाँ मेरी वाइफ जो है वो है काम करती है, और वहाँ आपका टेस्ट जो है वो इजीली हो जाएगा और आप पास कर लेंगी, और मतलब सारे जितने भी सेक्शंस हैं वो आप इजीली क्लियर कर लेंगी। वो नहीं होंगे तो वो करा देंगे? जी, वो करा देंगे। यानी आपने भी शॉर्टकट लिया? जाहिर बात है, बिल्कुल कह सकते। और उसी में फंस गए? जी बिल्कुल। जब नवाज शरीफ अस्पताल पहुंचते हैं, जब हम वहाँ पहुँचे सुबह 8 बजे, तो ये बंदा मुझे मिला और मैं लैब के आगे वेट कर रही थी, तो ये आया और इसके मेरे को नहीं लगा कि ये सीनियर डॉक्टर नहीं लगते, ये तो कोई अर्दली वाली हरकतें कर रहे हैं? नहीं, तब इसने कोट शूट पहना हुआ था, काफ़ी वेल लुकिंग लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था, खुशनुमा सा, और ये मतलब एक उस तरह का ऑफिसर तो नहीं लग रहा था, लेकिन इतना कम भी नहीं था लग रहा कि जिससे बंदा एक जज कर सके। और दूसरी बात यह है कि शायद हमने अपने जो फैमिली, हमारी जेनेटिक्स में ये है कि हमने किसी को धोखा दिया नहीं है, तो हमें ये लगता है कि शायद कोई दुनिया में धोखा दे नहीं सकता। लेकिन आप तो धोखा देने आई? जाहिर बात है, वो तो हो गया ना, फिर आप तो धोखा देने आई थी, धोखा हो गया, चौरानों पे आ गया। ये तो है, लेकिन उसके बाद इसने मेरे से वो इनवाइस की कि आपको मैंने जो रात 12 बजे सेंड की थी, तो वो मैंने इसे मोबाइल दिया, तो कुछ देर बाद इसने मुझे कहा कि मैंने एडमिन ऑफिस में लेके जाना है। ये वहाँ गया तो इसने मुझे कॉल, साथ नहीं गई? नहीं। एक खातून इतना किसी पर एतमाद किए हुए है, 24 घंटे हुए नहीं है जानते हुए कि वो अपना मोबाइल उसको पकड़ा देती है जिसमें उसकी तमाम प्राइवेसी है, पैसे दे देती है 26,000 रुपया, और पासवर्ड खोल के दिया? जी बिल्कुल, पासवर्ड खोल के उसके साथ भी नहीं गई, पासवर्ड खोल के नहीं दिया। उसने मेरे से कॉल की, कहता है कि आपका मोबाइल ना लॉक स्क्रीन है, तो आप इसका लॉक बता दें। मैंने उसे लॉक बताया, मेरा था लॉक बहुत सिंपल सा था, अगर मैं ना भी बताती तो उसने रिकवर कर ही लेना था, तो वो आगे जाके फिर उसने मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद मैं काफ़ी नर्वस हुई, मैंने MS साहब से बात की, उन्होंने मुझे वीडियो जो है वो रिकवर करके दी। इसके अलावा मैं थाना यकी गेट में आई, यहाँ आशिक साहब से जो मेरे से मिले, उन्होंने मुझे काफ़ी कूल डाउन किया। SHO साहब थे, तब मुझे उनका नाम। कितना अर्सा हो गया इस वारदात? तकरीबन 6 माह हो गए हैं। 6 माह से आप मुंतज़िर थी कि मेरा मोबाइल और मेरी चीज़ें कब वापस आएंगी? बिल्कुल, मुझे कदीर की एफर्ट्स पे और आयो साहब के एफर्ट्स पे पूरा। कदीर कौन है? कदीर जो है यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर? मेरे बेसिकली मेरे समझे शायद आपके छोटे भाई हैं। नहीं, कदीर साहब जो हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं, और वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब उनके रेलिवेंट था मेरा ये सारा। अच्छा, तो उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ इवन मैं नहीं थी आ सकती क्लासेस की वजह से, मेरी स्पेशलाइजेशन की क्लासेस चल रही थी, तो वो मेरे पास वहाँ गए, उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई। अभी सबक क्या सीखा आपने? अभी सबक मैंने यही सीखा है कि जितना हमें जो ट्रस्ट है ऐसे लोगों पे वो नहीं करना चाहिए, और हमें प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अपने सारे काम करने चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम। मैं इसमें एक सबक बताऊँ? जी, बुरा ना मनाइए। जी। नाज़रीन, सबक सादा सा है कि अगर आप शॉर्टकट के रास्ते में पढ़ेंगे, नौकरी के झांसे में आएंगे। नौकरी वही है जो लीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से आप पैसे देकर जो काम कर रहे हैं, व्हाटसोएवर इट इज, भाई वो तबाही की तरफ लीड करेगा। और अगर आपको कुर्सी मिल भी गई है तो वो आपके बच्चों का रिज़्क ता हयात हराम कर देगा, बिकॉज आप किसी की कुर्सी नहीं लेके बैठे, किसी के बच्चों का रिज़्क लेकर बैठे हैं। आप हर रोज किसी के बच्चों का रिज़्क जो कि किसी और के नसीब का था, वो छीन कर अपने बच्चों के मुंह में डाल दें। ये इतनी खतरनाक चीज़ है, सोचिएगा, समझिएगा। आपके सामने रखने मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना यकी गेट लाहौर में। सोनिया लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर। और यहाँ जिस केस को अनर्थ किया है, ये केस फरवरी 2024 से बार बार ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, और मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट होने के बाद अब ये केस अनर्थ हुआ है, और ये तारीखी नौसरबाजी है। और मैं ईमानदारी से एजुकेशनल मकासद के लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार फिर से याद दहानी करवाई जा सके कि जब तक लालची लोग जिंदा रहेंगे, नौसरबाज और ठग भूखे मर सकते ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें, वो एक पैंतरा बदलेंगे तो दूसरा रंग के साथ आएंगे, दूसरा रंग नुमाया होगा तो फिर वो कोई नया रंग धार कर आएंगे। सोनिया साहबा, बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह। पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये क्या नौसरबाजी थी?
और इसको अनर्थ कैसे किया? बिल्कुल ये नौसरबाजी थी। फरवरी में मेरी तैनाती हुई है एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। 3 दिन बाद ही एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें एक शख्स अपने आप को डॉक्टर जाहिर करके एक मेल को बुलाता है। सरगंगा राम हॉस्पिटल का डॉक्टर, सरगंगा राम हॉस्पिटल का अपने आप को शो करवाता है, डॉक्टर हूँ मैं। उसको बुलाता है, बुलाने के लिए सबसे पहले एक फेक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवाता है। अच्छा जी। उसको व्हाट्सएप करवाता है ताकि उसको यकीन आ जाए कि मैंने इसकी जॉब करवा दी है। अच्छा जी। जब उनको पता चलता है बुलाता कैसे, लोग कैसे चूज करते हैं कि किसको बुलाना? रैंडम कॉल कर देते हैं? रैंडम कॉल्स करता है, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी है उनको, किसी कोई अच्छी सीट पे है, ब्यूरोक्रेट, पीर भाई, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे तगड़े लोग जिनके पास लोग जाते रहते हैं, सही कामते लोग। जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो नौकरियों की तलाश में अपने ओहदेदारों के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी अच्छी सीट पे लगवा दें। जब इस तरह के लोग आके उनको कहते हैं कि हम हॉस्पिटल से हैं, हम डॉक्टर हैं, हम आपको लगवा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मुलाजिम आता है जो लगने का ख्वाहिशमंद है, आप उसको हमारे पास रेफ़र करें। सेम इसी तरह एक डॉक्टर ने बन के गया है, वो एक ब्यूरोक्रेट के पास, उसको जाके बताया है कि मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। अगर मैं बता देता हूँ, माज़ी चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट भी छोटा मोटा नहीं, तगड़े लोग, लिटरली आपकी पॉलिटिकल एलीट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, तमाम वो लोग जो किसी वक्त में ताकत पे रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस शख्स ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है और उनके रास्ते लोगों को लूटता रहे। जी बहन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपना एक जो कार खास था उसको भेजा है, उन्होंने कहा कि आप जाएं, आपको शदीद ज़रूरत है जॉब की, आप जाके इनसे मिल लें। अपना बंदा ऑब्लाइज करने की बिल्कुल कोशिश ऑब्लाइज, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो जाके उन्होंने कॉल पे बातें चली हैं, क्योंकि वो बंदा था विहाड़ी का, वो लाहौर आना जाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन वो कॉल पे मुसलसल इस डॉक्टर नौसरबाज से राब्ते में था। जब उसने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उसको अपॉइंटमेंट लेटर सेंड किया, तो उसको इत्मीनान हो गया कि वाकई ये मेरी नौकरी लगवा देगा। फिर डॉक्टर अगला स्टेप ये करता है कि उसको बुलवाता है कि आपने मेडिकल करवाना है और हॉस्पिटल से करवाना है, उसके लिए आपका रेफरेंस होना ज़रूरी है। अगर आप मेडिकल में रह गए तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है। जब वो ये बात करता है तो अगला बंदा डर जाता है कि इतनी मुश्किल से मुझे ये जॉब मिल रही है, अगर मैं मेडिकल में रह गया तो मेरी नालायकी होगी। उसने बेचारे ने पीछे शोशा पूरी बना ली होती है, बिल्कुल अब तो मैं चला लाहौर तो मैं कल मेरी नौकरी हो जाए। हाँ जी, वो उस चीज़ से बचने के लिए कि कहीं मैं रह ना जाऊँ, वो उसी से कहता है कि अगर आपका कोई रेफरेंस है और मेडिकल इजीली हो सकता है कि उसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई उसमें नेग्लिजेंसी ना रह जाए, तो आप जो है ना मेरा मेडिकल भी आप ही करवा दें, पैसे पूसे ले लें। हाँ जी। अच्छा, यानी बकरा खुद ज़िबा होने के लिए तैयार है। जाहिर सी बात है, जनाब छुरी पे। बेरोजगारी जितनी ज़्यादा है आजकल के एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हैं, हर किसी को जॉब की ज़रूरत है, तो जॉब की खातिर तो हर कोई बकरा बनने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। फिर वो उसको कहता है आ जाएं, आप फीस सबमिट करवाएं अपनी मेडिकल की और आप अपना मेडिकल करवाएं। बैंक में सबमिट होती थी? नहीं, वो कहते हैं ऑनलाइन सबमिट होगी, उसमें एक कोड आएगा। बिल्कुल, एक कोड आएगा, आपको स्कैनिंग करनी है, वो कोड आएगा, वो कोड आपने हमें बताना है, तो आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। वो 2-3 बार उसने कुछ ऐसे लिंक्स बनाए हुए हैं, वो जब वो लिंक उनको देता है वो एरर दे रहे होते हैं। QR कोड्स वो एरर देते हैं, कहते हैं होगा ही जाली, तो वो एरर ही देगा ना। एरर देंगे। जब वो एरर देते हैं कहते हैं आपसे नहीं होगा, आप मोबाइल मुझे दें, मैं फ़ीस जमा करवाता हूँ, आप तब तक अपना मेडिकल करवा लें। वो बच्चा कहता है कि मेरी बारी आती है, मैं अंदर चला जाता हूँ मेडिकल करवाने के लिए। अंदर जाके मुझे पता चलता है कि मेरा तो नाम ही दर्ज नहीं है मेडिकल लिस्ट में, मुझे तो भेजा ही नहीं गया मेडिकल करवाने के लिए। वो वापस आता है कि मैं उससे पूछता हूँ कि मेरा नाम किस लिस्ट में है। जितनी देर में वो बाहर आता है, नौसरबाज वहाँ से गायब होता है। नौसरबाज लूटता है मोबाइल, पैसे और मोबाइल। कितने लोगों को आपके थाने के दूध में नवाज शरीफ अस्पताल में लूट चुका है? 3 लोगों को उसने हमारे टारगेट किया है। फरवरी में पहला केस होता है जिस पे अभी वर्किंग जारी होती है कि अप्रैल में एक नया केस आ जाता है सेम इसी वकूए का। अप्रैल में हम उसको लेके चल रहे होते हैं, मई में एक और केस खातून को भी लूटा गया। बिल्कुल, खातून को हमने इंटरव्यू किया है। जी जी। खातून जो है उनके पास आईफोन था और वो भी जॉब के लिए ही गुजरावाला से यहाँ आई थी। अब व्हाइल टॉकिंग अबाउट लेडीज, उनकी प्राइवेसी का भी मामला होता है बहुत ज़्यादा। वो आईफोन की रिकवरी हो सकी है? प्रोसेस जारी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम आईफोन रिकवर कर लेंगे। करता क्या है? मोबाइल बेचता है आगे जाके,
क्या करते हैं? मोबाइल क्यों? मोबाइल को बेसिकली इसका जो तरीका वारदात है वो सिर्फ इतना है कि इसने पैसे लेने हैं, चाहे थोड़े हैं चाहे ज़्यादा हैं, उसका कोई टारगेट सेट नहीं होता। मोबाइल बेलज़्ज़त है ना, कुछ कमाया भी नहीं। हाँ जी। और बर्बादी आज सिर्फ लालच, एक लालच जो आपको बार बार आवाज़ देता है ना कि और उस लालच की खातिर ये इस तरह के काम करता है। जब मैंने इसको इंटेरोगेट किया है, इसने इस बात को एग्री किया है कि मैं लाहौर के तकरीबन सभी हॉस्पिटल्स में ये नौसरबाजी कर चुका हूँ। अच्छा। और जब मैंने उसको सख्ती से पूछा कोई हॉस्पिटल छोड़ा भी है, उसका आगे से जवाब था जनरल हॉस्पिटल। अच्छा, जनरल की भी बारी नहीं आई? जनरल की भी बारी नहीं आई। ये पहले भी जेल रहा है? ये पहले भी 2 महीने जेल रह के आया है, 13 दिन भी जेल रह के आया है। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बार मैं इसके खिलाफ ऐसा प्रोसिक्यूशन में चालान बनाकर भेजूँ कि ये कुछ लंबे अरसे के लिए जेल में। लेकिन बहन कैसे बना लेंगी? मुकदमा तो 420 का ही बनेगा। मुकदमा 420 का है, लेकिन प्रोसिक्यूशन से मेरी मीटिंग्स जारी हैं। हम इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई वर्किंग करके एक नया जुर्म आज़ाद करके इसे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। मोर पावर टू यू। और इनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी था। उसकी वजह यह है कि ये ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कोई बड़ी जानी मामला नहीं होता, तो इनको निगलेक्टेड केस के तौर पर ले लिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया था, यार और काम थोड़े ना। लेकिन एक ऐसा केस जिसमें जो मुल्जिम है पूरी ही वॉज एट हिज बेस्ट और वो बदबख्ती में अपनी पूरी महारत दिखा रहा था और उसको अनर्थ की है, हाईली अप्रिशिएटेड। लोगों से रिक्वेस्ट की है नाजरीन आपसे कि आप वो लालची नहीं होने चाहिए जो खुराक बनते हैं नौसरबाज की, बिकॉज यू आर वर्थ इट। पुलिस का काम जुर्म होने के बाद शुरू होता है, याद रखें। हम पुलिस पर कड़ी तनकीद करने के कायल हैं। मैं ज़ाती तौर पर पुलिस पर तनकीद करने का आज भी कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है जिस पर गहरी नज़र रखी जानी चाहिए, लेकिन वहीं एक रियलिटी ये भी है कि पुलिस ने जुर्म होने के बाद काम शुरू करना है। और वो जुर्म जो हम अपनी मंशा से करवा रहे हैं, अगर हम अपने आप को खुद पेश करें कि जनाब आओ मुझे लूट लो, और उसके बाद हम रोते रहें और पुलिस पर उसका मलबा डालें, तो भाई बनता नहीं है। कुछ एहतियात हमें भी करनी है। दे आर डूइंग देयर जॉब। हम क्या अपने हिस्से का काम कर रहे हैं? सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहैसियत मुआशरा हमने ये तय कर लिया हुआ है कि नौकरी होनी चाहिए हलाल से आए या हराम से आए। ये तमाम रास्ते वही थे जो हराम नौकरी कमाने के रास्ते थे। सोचिएगा, समझिएगा, और अल्लाह ताला ने सबको शऊर दे रखा है। याद चाहेंगे। सलाम।